दूसरे बैंक में खोलो, वाइफ के नाम के अकाउंट खोलो, जॉइंट अकाउंट खोलो, अनलेस सम बैंक्स टर्न्स आउट टू बी एसवीबी। किसी भी चीज़ का आजकल आंसर होता है डायवर्सिफाई कर लो। क्यों करना है किसी को नहीं पता। नया एसेट क्लास कुछ भी जा रहे हो गोस्ट लो। In next 3 years, how much money I need? That should be parked in debt. सम पीपल व्यू कि उनका कहना है कि डेट में ना रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं बीट हो तो भी चलो। हमको ऐसा नहीं लगता। अगर इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहे हो तो पैसा आपका कम हो रहा है बाय डेफिनेशन। Hello everyone. Today we are back again with Ajinkya, who's the founder of Windwealth. Please make sure that you watch the video till the end so that you can control your personal finances. Last time अपन ने किस टॉपिक पे बात की थी? द फ्रेमवर्क, फिर इंश्योरेंस और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी। You said that stocks में मत डालो, right? ऐसा कुछ तो था आपका, right? हाँ, स्टॉक्स में मत डालो, इक्विटी में डालो, म्यूचुअल फंड, डेट में भी डाल सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में। डेट में अभी फिर मतलब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे पाओ कि व्हाट मतलब क्या क्या होता है, क्या है, कैसे होता है? देखो मतलब पहले तो डेट में क्यों डालना चाहिए या डालना भी चाहिए कि नहीं उस पर बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा है, एक ईयर में इक्विटी फंड का नेगेटिव रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी कुछ 1/3 है, विच इज़ ठीक है। वो वोलेटाइल है तो उधर वोलेटाइल है, तो तुमको अगर शॉर्ट टर्म में डालना है तो वोलेटाइल मार्केट में डाल सकते हो। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप का होता है। लोग है ना मतलब किसी भी चीज़ का आजकल आंसर होता है पर्सनल फाइनेंस में डाइवर्सिफाई कर दो। क्यों करना है किसी को नहीं पता ढंग से। तो अगर 10 साल प्लस डालना है ना तो डेट में नहीं डालना चाहिए पैसा, इक्विटी में ही डालना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन वही से होना। अगर 3 साल से कम है, 3-5 साल से कम, इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, राइट, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। irrespective of what is your wealth or anything, you have to just see कि in next 3 years how much money I need, that should be parked in debt. यस Is that correct? यस। और प्लस अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको लग रहा है कि ऑन अ सेफर साइड यू कैन हैव मोर समथिंग मोर, कुछ अनप्लान्ड आ गया, किसी शादी आ गई, या कि कुछ भी फॉरेन ट्रिप जाने का प्लान बन गया फॉर एग्जांपल। हाँ, अगर वो प्लान में है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर भी एक छोटा सा बफर रख लेना चाहिए। हाँ, प्लान जो भी हो उसके ऊपर कुछ निकलता ही है। 20% बफर रख लो। हाँ बस। आप कैसे करते हो, मतलब व्हाट इज योर पोर्शन इन डेट एंड? हाँ, अभी तो मैं मतलब आई एम अपॉइंटिंग अ फॉर लाइक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, विल टेक केयर ऑफ इट। जब जैसे मेरा स्टार्टअप करने से पहले मैं जॉब्स कर रहा था स्टार्टअप्स में, मैं क्लियर था कि कभी ना कभी स्टार्टअप करना है। मैं पता नहीं था कि कितना पैसा चालू करने के लिए लगेगा, हायरिंग करने, कब फंडिंग होगा, कोई आइडिया नहीं था। राइट, तो मेरा 80-90% डेट में था पोर्टफोलियो। बट मेरे को क्लियरली आइडिया था, इट वॉज थॉट थ्रू डिसीजन कि मेरे को वेल्थ क्रिएशन अपने स्टार्टअप से होने वाला है। करेक्ट। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन इक्विटी, तो मुझे अननेसेसरी रिस्क लेना भी नहीं है। नो टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो अभी आप मेरे को डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बताइए कि डेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, एफडी, हाँ, जो सबको पता होता है। सेविंग और एफडी का एक अच्छा चीज़ ये है कि लिक्विडिटी है, सेफ्टी है अच्छी खासी, अनलेस सम बैंक्स टर्न्स आउट टू बी एसवीबी, राइट, बट सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, कभी विड्रॉ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम है कि उसमें इन्फ्लेशन बीट नहीं होता। तो इमरजेंसी फंड के लिए एफडी अच्छा है, लिक्विड फंड अच्छा है, सेविंग अकाउंट अच्छा है। और लेट से 2-3 साल के लिए जब आप पार्क करते हो तब आता है फिर डेट म्यूचुअल फंड होता है, बॉन्ड्स होते हैं। मतलब बॉन्ड इज जैसे इक्विटी में स्टॉक्स होता है वैसे डेट में बॉन्ड होता है। तो एक सेविंग्स अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, राइट, एंड देन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपीएफ दे आल्सो फॉल इन डेट, बट उनका लॉक इन बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके बॉन्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैसकेयर एक कंपनी है, अगर कोई पैसकेयर को लोन देता है, राइट, दैट इज व्हेन पैसकेयर इशूज अ बॉन्ड। बॉन्ड में भी लोन होता है, दूसरा भी लोन होता है। बॉन्ड में बस है ना इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ना, तो अगर आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो और मुझे पैसे की जरूरत चाहिए तो मैं किसी दूसरे को बेच सकता हूँ। समझ गया। अगर मैंने टर्म लोन दिया ना तो आपसे ही लू पाऊंगा मैं, वो टर्म लोन जाके किसी को बेच अच्छा, मैं नहीं टर्म लोन को बॉन्ड से कंफ्यूज कर रहा हूँ। सकता। हाँ, इतने दोनों लोन ही है। हाँ, दोनों लोन ही है। एक बॉन्ड हो गया, राइट, एंड देन एक म्यूचुअल फंड हो गया, राइट। सो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आई एज अ फंड मैनेजर आई डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। हाँ, डेट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड्स में जाता है पैसा। बॉन्ड्स में पैसा जाता है, डाइवर्सिफाइड बॉन्ड में जाता है। इट्स वेरी सिमिलर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग इन इक्विटी स्टॉक्स, यस 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 एंड और अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट इन फंड्स। यस। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए। समझ गया, हाँ। तो आप एफडी में डाल रहे हो तो 5 लाख के ऊपर मत डालो, इज माई जनरल एडवाइस। तो कैसे करो, फिर दूसरे बैंक में खोलो, वाइफ के नाम के अकाउंट खोलो, जॉइंट अकाउंट खोलो, पर अकाउंट 5 लाख का रखो इंश्योर्ड। तो अगर आपका वाइफ का जॉइंट अकाउंट 3 अकाउंट और वो 2 बैंक, तो 30 लाख तक का हो गया, राइट, अगर एफडी में रखना है तो। डेट म्यूचुअल फंड में बाय डेफिनेशन डाइवर्सिफाइड है। बॉन्ड में कर रहे हो तो कम से कम 10 बॉन्ड में करो, ऐसे जनरली हम मतलब वी बी अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग बाय योरसेल्फ, इन्वेस्टिंग बाय योरसेल्फ।
और बॉन्ड में भी लाइक अब आपकी नीड के हिसाब से, तो अगर आपका नीड छोटा है और उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है तो स्टे अवे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास मेरा नीड है, मेरी वेल्थ मान लो 20 लाख की है, राइट, मेरे पास 20 लाख मैंने जोड़ा है पैसा, ठीक है, मैंने उसमें से 10 लाख मैंने इक्विटीज़ में डाल के रखा हुआ है, SIP चालू है मेरी, और जो मेरे 10 लाख है दैट आई माइट नीड फॉर माई वेडिंग फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तो देन आई हैव टू इन्वेस्टेड इन टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहाँ पे मैं ये पैसा किधर डालना चाहिए मेरे साथ? आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, राइट, बट वहाँ भी आप 3 साल के पहले निकालोगे तो इन टैक्सेशन बेनिफिट नहीं है, तो इन्फ्लेशन बीट होने का चांस कम है। आप बॉन्ड में डाल सकते हो, बट बॉन्ड में डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 लाख है तो आप हर एक बॉन्ड में कम से कम 1 लाख डालोगे। बट मैं FD में भी तो डाल सकता हूँ, तो FD में इन्फ्लेशन बीट नहीं होता, आप देखना। तो आपका ना एक पॉइंट एक काफ़ी रिपीटेडली आ रहा है कि इन्फ्लेशन बीट करना। हाँ। तो इन्फ्लेशन बीट करना का एक बार जस्ट इफ यू कैन हेल्प इन वेरी बेसिक लेमन लैंग्वेज। हाँ, सिंपल है यार, मतलब अगर आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू 94 लाख होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है। 6% है, उसका नेक्स्ट ईयर 88 लाख या कम होने वाला है। मैं आज 1 करोड़ में अगर घर खरीद सकता हूँ तो वही घर 1 साल बाद ज़्यादा प्राइस में जा, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहे हो तो पैसा आपका कम हो रहा है बाय डेफिनेशन। तो पोस्ट टैक्स अगर मैं 6% कमा रहा हूँ, अगर मेरा इन्फ्लेशन 6% है, तो मैं तो कुछ कमाया नहीं है, तो मैंने कुछ कमाया नहीं है, मेरा पैसा गवाया भी उतना का नहीं उतना है और गवाया भी नहीं है। यस। तो अगर मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न जहाँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैंने डाला है, ठीक है, वो मेरा 6% के आसपास आ रहा है पोस्ट टैक्स, नॉट प्री टैक्स ये बनता है FD में फॉर एग्जांपल, बट FD में अगर 7-8 मिल रहा है तो नहीं बीट कर पाओगे। नहीं बीट कर पाओगे, तो FD नहीं बीट कर पाएगी। नहीं बीट कर पाओगे। बट ये भी एक रिस्क भी ले रहे हो ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो देर इज सम पीपल व्यू कि उनका कहना है कि डेट में ना रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, अच्छा, इन्फ्लेशन नहीं बीटे हो तो भी चलेगा। समझ गया। हाँ, हमको ऐसा नहीं लगता, बट ये उस व्यू में भी थोड़ा देर इज मेरिट। आई एम नॉट सेइंग देर इज नो मेरिट। फिर मेरे को 3 साल से कम के अंदर कहाँ पैसा डालना चाहिए? FD बीट नहीं कर पा रहा है और डेट भी नहीं। तो इसलिए तो हमने बॉन्ड लाए, मतलब इसलिए तो विंटवेल चालू किया। हाँ। तो अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, वो बॉन्ड्स में है। मतलब ये भी एक दूसरा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि बॉन्ड में भी रिस्क नहीं है रिस्क FD के हिसाब से रिस्क ज़्यादा है। ज़्यादा कम है ना, वो प्ले आउट होने पे होता है। वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बट बेस में रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, रिस्क है। बट इक्विटी से ज़्यादा है, इक्विटी से कम है, या कुछ ऐसे क्वांटिफाई कर सकते हैं रिस्क को? 2 एसेट क्लास के रिस्क कभी कंपेयर नहीं कर सकते, अलग है। नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप FD से बोलोगे तो FD से ज़्यादा है रिस्क। अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हो तो रिस्क आएगा ही। अच्छे प्रोडक्ट में और रिस्क अच्छी तरह मैनेज रहता है। मतलब हम जो बॉन्ड करते हैं उसमें रिस्क मैनेज रहता है, बट रिस्क है कंपेयर टू FD ज़्यादा है। समझ गया, ठीक है। आई विल टेल यू माय फियर, राइट। सो एक भी बॉन्ड डूब गया मान लो, मतलब बिकॉज इन बॉन्ड इफ द मनी गोज अवे देन इट गोज अवे, राइट। देखो ये ना, एक तो मतलब रिस्क है, वो हम मैनेज करते हैं, बट वो जीरो नहीं होता। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि विन 12 पे स्टार्ट करना है, छोटे से चालू 10,000 से चालू, 10,000 डाइवर्सिफाई इनटू 10 बॉन्ड्स। तो उतना चालू ही मत करो, धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कौन से NBFC में डालना है कौन से में नहीं, तब आप चॉइस लो। अगर आपको इतना डर लगता है वो रिस्क से कि डूब जाएगा तो मेरा बहुत इमोशनली पेन होगा, तो मत डालो। तो मत डालो। हाँ, तो FD में डालो। तो FD में डालो। मतलब हाँ, लाइक अल्दो वी डू और ड्यू डिलिजेंस, हम अच्छी तरह डील को स्ट्रक्चर करते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड है वही अच्छा लाते हैं, हम उसमें खुद का पैसा डालते हैं। वी होल्ड टिल मैच्योरिटी, सो एवरी डील वी ब्रिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 2% वी इन्वेस्ट। अच्छा, नाइस। एंड वी होल्ड टिल मैच्योरिटी। तो अगर हमको वो NBFC कंफर्ट नहीं आ रहा तो हम डालते ही नहीं है, हम पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये सब करते हैं हम, बट रिस्क जीरो नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, रिस्क अच्छी तरह मैनेज करते हैं, बट वो नॉन जीरो है, बहुत लोअर साइड। अब जैसे मान लो मेरे को 1 लाख रुपए है, तो मुझे पता है जैसे विन 12 में अराउंड 9 to 11% आ जाता है, और उसके ऊपर पोस्ट टैक्स वो मतलब अगर 30% टैक्स लगा तो 7 से 8.5-9% बैठेगा, विच इज़ बीटिंग इन्फ्लेशन। दैट्स व्हाट योर पॉइंट इज। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हाई रेट ये वाले बॉन्ड भी नहीं लाते। अच्छा, इससे भी हाई रेट के बॉन्ड्स होते हैं क्या? होते 15, 16, 17, 18 पे भी होते हैं, बट वो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। Got it. Apart from that, the third option is if I want to go beyond 3 years, then it makes sense to be in debt mutual funds as well. Can I say that? ये Bond तो अगर 3 साल के ऊपर डालना है हाँ, और डेट में डालना है तो डेट म्यूचुअल फंड ही करना चाहिए। तो बेटर देन बॉन्ड्स। यस, बेटर देन बॉन्ड, क्योंकि देखो इंडिया में कुछ भी हो, टैक्स जहाँ बेनिफिट आता है ना उसको बीट करना, वो रिस्क लेना वर्थ ही नहीं होता।
समझ गया। सो मुझे जितना समझ आ रहा है 5 लाख तक का रिस्क फ्री इज एफडी। देन यू वी डिस्कस्ड अबाउट कि यार पैसा मेरे को 3 साल तक के बीच में चाहिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर रहेगा इन डेट, एंड यू सजेस्टेड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। बट अगेन यू ऑल्सो मैंशन दैट अगर 3 साल से ज़्यादा का होराइजन है, देन इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर ऑप्शन देन इवन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। डेट म्यूचुअल फंड में एक और दूसरा रिस्क रहता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न बढ़ते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फॉर सिंप्लिसिटी अगर लेट से 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड का ड्यूरेशन 1 साल है, एक बॉन्ड का ड्यूरेशन 3 साल है, तो एवरेज ड्यूरेशन 2 साल हो गया। तो आपको अगर 3-4 साल के लिए डालना है तो ऐसे ही फंड में डालिए जिसका उतना है ड्यूरेशन या उससे कम है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आप नहीं ले रहे हो। समझ गया, ठीक है। एंड द मेजरली द रीजन इज दैट यू get taxation benefit. Yes. Right? So if I am a retail investor, right? So how should I decide to like what all parameters should I look in terms of choosing those debt funds? तो आप टाइमलाइन तो हो गया, टाइमलाइन से मैच करो। अदर देन दैट अगर रिस्क से कंफर्ट नहीं है तो स्टे इन लाइक वेरी सेफ, जो PSU है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, और उसमें देखो उसमें भी लॉस का तो डर ही, बी प्रिपेयर्ड विद दैट कि पैसा अटक सकता है, लेट आ सकता है। मोटा मोटा सब कुछ कवर कर लिया है डेट के बारे में, राइट? DEBT, ठीक है। वी कवर्ड दैट आई कैन इन्वेस्ट in FD, right, which is safe but doesn't beat inflation. Then we spoke about debt mutual funds, which are again also decently safer, right, and you make decent amount of money, decent amount of returns if you are investing for more than 3 years. तो 3 years का जो horizon है उसके लिए debt is decent, right? Then you spoke about bonds, right, so which generally people are being able to invest through Wind Wealth, right? So and similar kind of platforms if there are any. मेरा जो question है आपसे, right? So मेरे को I just want to make sure that my audience, right, which might be 90-95% people who have wealth between 10 to 50 lakhs, तो उसमें मेरे को क्या कॉशियस रहना चाहिए और कहाँ पे मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखो, गो स्लो। नया एसेट क्लास कुछ भी जा रहे हो ना, गो स्लो, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसके लिए टिकट साइज फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी Wind Wealth पे कुछ बॉन्ड है 1 लाख टिकट साइज पे, और उसमें कर रहे हो तो 10 बॉन्ड में करना है तो आपको 10 लाख डालना है। पोर्टफोलियो जो आपका 1-2 करोड़ का होना चाहिए अगर 1 लाख के बॉन्ड में डालना है। हाँ, अगर 10,000 वाले पहले आपके पे 10,000 भी था उसमें, अभी भी आते हैं कुछ हाँ कुछ कम है बट आते हैं। तो अगर 10,000 के अभी 10,000 बॉन्ड में डालोगे तो 1 लाख, तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो 20-30 लाख का होना चाहिए। कुछ भी नया एसेट क्लास पकड़ो, शुरुआत में स्टार्ट स्मॉल, अंडरस्टैंड मोर, एंड देन यू स्लोली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो डेट म्यूचुअल फंड में कोई मिनिमम टिकट साइज है? कुछ नहीं, 100 रुपये कुछ, 100 रुपये आई गेस 100 रुपये, बट मतलब इट्स नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। एंड FDs में तो होता ही नहीं है कुछ मिनिमम टिकट साइज, एंड PPF में भी कोई टिकट। बट मान लो बॉन्ड का एक मिनिमम टिकट साइज है, और एनी इंस्ट्रूमेंट इट हैज़ अ मिनिमम टिकट साइज। फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट, सो उसमें 1 लाख का अगर मेरा मिनिमम टिकट साइज है, तो again as you said, even if I investing in different bonds or different kind of instruments, so I have to make sure कि मैं 10 instruments में तो invest करूँ so that I get diversified, right? And any other thing like for example like things like leasing and similar kind of. हाँ यार, मेरा वो जो ये जो है ना लीजिंग, इन्वेस्टेबल डिस्काउंटिंग, ये सब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है। और मैं अभी तो मतलब शुरुआत में मैं भी सोचता था करना चाहिए नहीं करना, अभी तो मेरा क्लियर व्यू है कि रिटेल इन्वेस्टर उसको डालना नहीं चाहिए। एक तो ये सब अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, देयर इज नो रेगुलेटर। प्लस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है ना, उसका एक स्पेशल फंड है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, जिसका टिकट साइज 1 करोड़ है। तो वो है ही नहीं रिटेल के लिए। सो व्हाट इज रिटेल इन्वेस्टर? मतलब जस्ट जैसे जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो ऊपर होता है, मतलब रिटेल के ऊपर, वो कुछ उनका नेटवर्थ 2 करोड़ होना चाहिए अपना घर छोड़ के, तो उसके नीचे जो भी है जनरली ये है। तो और टिकट साइज से देखो आप, राइट, अगर डेट म्यूचुअल फंड का टिकट साइज 100 रुपये है ना, तो वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर किसी चीज़ का टिकट साइज 1 करोड़, वो रिटेल के लिए नहीं है। नहीं है। और ये ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट आप ये ना
इसलिए टिकट साइज से देखना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर। उसका टिकट साइज अगर 10,000 है, 5,000 है, 1,000 रुपये, 100 रुपये, तो वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट में नहीं करना चाहिए। अनरेगुलेटेड में बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड। Bonds are regulated. Any product on Wintwealth is regulated technically. Yes, in fact, these bonds are listed on exchange. Got it. Yeah, so I remember when I buy anything from Wintwealth, actually DMAT. Yes. DMAT has to be there, right? Yes. So DMAT account has to be. So again, debt mutual fund में कितना भी पैसा डाल सकते हैं, bonds में ले सकता हूँ, उसका मिनिमम टिकट साइज होता है। जो भी मैं बॉन्ड्स में कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10 बॉन्ड्स में पैसा डालूंगा। Yes. ठीक है, देख के डालूँ, AAA रेटिंग होनी चाहिए या अच्छी रेटिंग होनी चाहिए, या फिर Wintwealth जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डालूँ, राइट? बिकॉज इट्स मनी एट द एंड ऑफ द डे, इट्स माई हार्ड एंड मनी, एंड अदरवाइज FD, राइट? एंड ट्राई टू नॉट गो सुपर रेकलेस। 5 लाख तक जो इन्वेस्टमेंट होती है, राइट, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज सेफ। That also only in the bank related FDs, not NBFC wala FD. So if you have limited capital, make sure you go with the safer or safest routes. Yes. And protect your wealth. Yes. And invest in debt funds for the capital that you require in the next 3 to 5 years. Yes. Invest wisely. It's very insightful discussion on debt. Maybe next time what we can do is we can go a little bit detailed on taxation benefits, right? Like how can we create better tax planning, right? So because that is very, very critical, and a lot of people, maybe including myself, we might be making some mistakes overall. Yes. And then let's cover equity mutual funds also in detail. So let's catch up next week whenever you are available.